सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो हमारे देश के लिए अपनी जान देके चले गए, वो अक्सर बोलते थे कि यूथ ऐसा होना चाहिए जो अपने देश के लिए लड़े, अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाए। डरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। और अपने देश में जो अराजकता फैली है गरीबी और अमीरी की, उसको खत्म करने की सोचे। एक वो कहते थे कि यूथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का यूथ कैसा है जो ऐसे गाली देने वालों को फॉलो करता है, ऐसे घटिया वीडियो बनाने वालों को सपोर्ट करता है और अपनी इंस्पिरेशन आदर्श किसको बना के बैठा है, ऐसे घटिया लोगों को, वो ऐसे महान लोगों को फॉलो नहीं करता है। अगर देखा जाए तो एक यूथ ये होता है जिससे कोई उम्मीद नहीं है अपने देश को, अपने समाज को, लेकिन इसी यूथ को जिसको सब कहते हैं कि फोन में घुसा रहता है या फोन ही आजकल जिंदगी बना के बैठा है, एक लड़कीबाजी करता है या ऐसे गंदे लोगों को फॉलो करता है, एक यूथ ये है। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि एक यूथ जब चाहता है और तब क्रांति करके वो एक देश की सरकार को हिलाने का दम रखता है। एक यूथ नेपाल का है जिसने कुछ ही दिनों में प्रोटेस्ट करके क्रांति ला दी है और वहां की गवर्नमेंट को हिला दिया है। एक यूथ ये है जो अपने राष्ट्र को ऊपर लाना चाहता है, अपने राष्ट्र को ही सबसे ऊपर मान के बैठा है, अपने राष्ट्र को आगे लाना चाहता है। एक यूथ ये है। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। आज की वीडियो में देखेंगे कि यूथ कैसा होना चाहिए और नेपाल में क्यों ये शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, और नेपाल का यूथ से हमको क्या सीख लेनी चाहिए और अपने देश के युवाओं को क्या सीखना चाहिए कि अपने ऊपर वो अप्लाई करें, जिससे हमारा देश जो दिन प्रतिदिन भुखमरी की ओर बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ के नेता पैसा लूट करके अपना घर भर रहे हैं, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको ये सीखना चाहिए कि हमको इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो क्या रहा है, इस समय नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें अभी तक में कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, लगभग 40 से ज़्यादा, और 400 से 500 लोग घायल हो चुके हैं अभी तक में। ये सिर्फ डाटा है और डाटा हमेशा सही नहीं होता, डाटा हमेशा कम ही दिखाया जाता है। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। नेपाल जहां पे 2008 तक राजशाही थी, मतलब 2008 तक वहां पे लोगों द्वारा गवर्नमेंट नहीं चुनी जाती थी। 2008 में वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ पे डेमोक्रेसी ला करके लोकतंत्र की स्थापना की जाती है और राजशाही को हटा दिया जाता है। और 2008 के बाद से अगर देखा जाए तो हमारे यही केवल 2-3 प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसमें केपी शर्मा ओली 2015 में बनते हैं, 1 साल रहते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं, फिर 18 में बनते हैं, ऐसे करके फिर 21 में बनते हैं, 22 में बनते हैं। ऐसे ये जो सत्ता रहती है ये 3 से 4 लोगों के बीच में घूमती रहती है। जिसके बाद वहाँ के लोग धीरे धीरे करते क्या हैं, वो लोग दिखाने लगते हैं, वो वहाँ का सोशल मीडिया में लोग पोस्ट शेयर करने लगते हैं कि एक ये इनके ही बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगे ब्रांड का सामान यूज कर रहे हैं, अयासी कर रहे हैं, और एक हम लोग हैं जो गवर्नमेंट रोजगार को भी तरस रहे हैं कि छोटी से छोटी नौकरी मिले। और सोचो यहाँ की हालत तो ये है कि यहाँ के लोग रसिया तक में लड़ने के लिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे इनको सैलरी ज़्यादा मिलती है, और सोचो उनको ट्रेनिंग ना होने के बाद भी इनको सबसे आगे लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जो नेपाल के लोग रसिया पे लड़ने गए हैं, रसिया की तरफ से, यूक्रेन से, अब मरता क्या ना करता। एक क्वेट भी बोलते हैं ना, अब नेपाल के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि नेपाल में इतनी ज्यादा अराजकता आ गई है कि वहां के जो अमीर लोग हैं, अगर देखा जाए तो ये वहां के मंत्री का घर है, और एक रिपोर्ट बताती है कि केपी ओली जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास $5 बिलियन है, और साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी जमीन और बहुत जगह पे इनका पैसा ऐसे इन्वेस्ट है। और ये तो हो गई अमीरों की जिंदगी। नेताओं के बच्चे अयासी कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है उसके पास नॉर्मल सा भी रोजगार नहीं है, एकदम पूरी तरह से बेरोजगारी आ गई है, जिसकी वजह से वो लोग यूक्रेन रसिया जैसे युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उनको कुछ पैसा मिले। और इसी वजह से धीरे धीरे इनके बीच में ये फैलने लगता है और ये लोग रील्स शेयर करने लगते हैं, पोस्ट शेयर करने लगते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं आती है तो वो 2023 में कानून लाती है और सारे सोशल मीडिया को कहती है कि तुम लोग हमारी गाइडलाइन को फॉलो करोगे, अदरवाइज हम लोग तुमको यहाँ पे नहीं चलने देंगे या यहाँ से बैन कर देंगे। और उसमें ये लोग रहते हैं कि जो भड़काऊ पोस्ट होती है, भड़काऊ मीन्स होता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पोस्ट जाती थी वैसी पोस्ट तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, ऐसी चीजों पर नहीं दिखनी चाहिए।
चाहिए, जिससे इन नेताओं की जो सच्चाई सामने आ रही थी, यूथ ला रहा था, वो नहीं दिखेगी, तो यूथ में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीजें नहीं गलत दिखेंगी। इस वजह से नेता सोचते हैं कि अगर इन प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया जाएगा तो यूथ को पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना करप्शन कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। जिसके बाद 2023 में ये कानून वहां की गवर्नमेंट लाती है, बट 2023 में कुछ नहीं होता और 28 अगस्त को गवर्नमेंट एक हफ्ते का सारे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट एक टाइमलाइन देती है कि 7 दिन के अंदर तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम तुमको बैन कर देंगे। और जब उसमें सिर्फ कुछ ही ऐप मानते हैं, 5 से 6 ऐप, उसमें एक मेजर रहता है टिकटॉक, जो वहां की गाइडलाइन को एक्सेप्ट कर लेता है और गवर्नमेंट के साथ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको साइन कर लेता है। उसके बाद 22 ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं एग्रीमेंट वो करते हैं, जिसकी वजह से बैन कर दिया जाता है। और उसके बाद 8 अगस्त को एक ग्रुप जाता है जिसका नाम रहता है पाल करके, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए जाता है। और बच्चे नॉर्मल से थे यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म में बच्चे थे, प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट वहां की गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वहां की आर्मी को, और आर्मी जाती है सीधा उनके सर पे गोली मारती है, और उसमें लगभग 20 बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ होती है। उन पे आंसू के बम फेंके जाते हैं और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। और उस इंसिडेंट के बाद जब नॉर्मल से जो बेगुनाह स्टूडेंट थे जिनके सर पे गोली मारी गई थी, उनकी मृत्यु के बाद लोगों में इतना गुस्सा भड़कता है कि वो लोग सीधा सा हंगामा कर देते हैं और प्रोटेस्ट उग्र रूप ले लेता है, लड़ाई जिसमें बढ़ जाती है। और इसके बाद लोग मारने लगते हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियन थे, वहाँ के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर में आग लगा देते हैं, जिससे में उनकी वाइफ जल जाती हैं। और उसके बाद पहले वहाँ के होम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, देन उसके बाद KP शर्मा ओली अगले दिन रिजाइन करके वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। और उसके बाद लोग वहाँ पे सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें ऐसी। और अगर देखा जाए वहाँ पे करप्शन किस लेवल का है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल से मंत्री का घर कुछ ऐसा है जो महल से कम नहीं है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब मैं सर्च कर रहा था तब पता चल रहा है कि वहाँ के जो KP शर्मा ओली हैं, उनके पास $5 बिलियन पैसा कैश में जमा है। और उसके बाद उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी अलग प्रॉपर्टियां हैं। सोचो, एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल भी नहीं रहा होगा, उसके पास इतना पैसा है, और वहाँ के मिनिस्टर के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। और इसी की वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा आया, जिसकी वजह से उन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया और ऐसे लोगों को मारा। और सच बताऊं तो ये कहीं एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब गरीब को इतना सता दोगे तब उसके पास कोई ऑप्शन रह ही ना जाए। कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, तो वहाँ के लोगों के साथ भी यही हुआ। अब अपने यहाँ की गवर्नमेंट को क्या सीख लेनी चाहिए? अगर अपने यहाँ पे थोड़े टाइम तक ऐसे चलते हैं, वैसे तो अपना देश बहुत बड़ा है, बट अपने यहाँ पे गवर्नमेंट को सीख लेनी चाहिए। अपने यहाँ के जो नेता नॉर्मल सा सांसद होकर के फॉर्चूनर से चलने लगते हैं, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, इनको भी समझना चाहिए। आम लोगों के लिए भी कुछ करें, अदरवाइज अपने यहाँ के लोगों का गुस्सा जिस दिन फूटा ना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और वहाँ के लोगों से ये सीखना चाहिए, यहाँ के नेताओं को, कि गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उनको टाइम पे क्लियर कराए, जिससे युवा का भरोसा बैठा रहे, सरकार पे बना रहे कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। चाहे वैकेंसी 1 लाख की जगह पे 10,000 आए, बट उनकी ज्वाइनिंग टाइम पे हो, उनका एग्जाम टाइम पे हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की वैकेंसी 2018 में आती है, उसका पेपर होता है 2025 में, 7 साल बाद पेपर करा रहे हो, तो यूथ के दिमाग में एकदम जहर घुल जाता है। और नेपाल में भी सेम चीज हुआ था, वहां पे कोई वैकेंसी ज्यादा आती नहीं थी, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, जिसकी वजह से वहां के लोग बाहर काम करने जाते थे। सोचो, रसिया की आर्मी तक में वो लोग लड़ने चले जाते थे अपनी जान की बाजी लगा करके, क्योंकि उनको पैसे मिलते थे। और वही गुस्सा वहां पे बना, जिससे वहां पे इतनी बड़ी अराजकता आज फैल गई है। और अगर अपने यहाँ पे ये गवर्नमेंट नहीं सीखती है, तो अपने यहाँ भी ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत है, जैसे टाइम टाइम पे बच्चों को रोजगार मिले, टाइम टाइम पे वैकेंसियां क्लियर हो। जैसे बहुत सारी पुल टूट रहे हैं या अदर चीजें हैं, इन पे गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर कुछ भी ऐसा मिलता है उनके साथ अच्छा नहीं किया जाएगा, अदरवाइज एक टाइम बाद हमको ये सब चीजें बहुत बुरी देखने को मिलेंगी। तो ये था एक पूरा मामला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी अपना देश सबसे महान।